नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। अब खबरें विस्तार से। रुपहले पर्दे पर अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाले लोकसभा चुनाव से अपनी नई पारी की शुरुआत कर रहे अभिनेता परेश रावल ने अहमदाबाद लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। अहमदाबाद की जनता को धन्यवाद देते हुए परेश रावल ने कहा कि जनता का प्यार देखकर मुझे खुशी हो रही है और मैं जनता के भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दिए गए अमित शाह के बयान का बचाव करते हुए कहा कि अमित शाह के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। गौरतलब है कि अहमदाबाद से अडवाणी के करीबी माने जाने वाले हरिन पाठक का टिकट काटकर बीजेपी ने परेश रावल को मैदान में उतारा है। लोगों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया रिस्पांस है और पूरी उम्मीद है जीत के आएंगे। अमित शाह ने जो कहा है, जो मैं समझा वो ये है कि अगर चुनाव में बदला लेना है तो सबसे बड़ा शस्त्र है वोट। मार काट करने की जरूरत नहीं है, किसी का खून बहाने की जरूरत नहीं है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और अमृतसर से बीजेपी के प्रत्याशी अरुण जेटली ने अमृतसर लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद अरुण जेटली ने शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के गठबंधन का धन्यवाद दिया और कहा कि एनडीए देश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। और साथ ही साथ जेटली ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए सरकार अब तक की सबसे कमजोर सरकार है और 10 सालों में सिर्फ देश को लूटने का काम किया है। यूपीए सरकार ने गरीबी के लिए कुछ नहीं किया। गौरतलब है कि अमृतसर से बीजेपी ने पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू का टिकट काटकर अरुण जेटली को चुनाव मैदान में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव मैदान में हैं। अपनी पार्टी का सारे वर्कर साहिबान दा और अपने गठजोड़ के साथी श्रोमणी अकाली दल दा उन्हां दे वर्कर्स दा बहुत बहुत आभारी हां जिन्ना मैनू इत्थे समर्थन मिल रहा है। The last few years have seen central government at its worst. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व लोकसभा चुनाव शुरू हो गया है। पहले चरण के मतदान में मतदाताओं ने जमकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो वहीं पहले चरण के मतदान के लिए अपनी पत्नी के साथ बूथ पर पहुंचे असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने अपने मतदान करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव मतदाताओं ने अपनी जागरूकता दिखाते हुए अपने मत का प्रयोग किया है। साथ ही साथ तरुण गोगोई ने बीजेपी पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आसाम में मोदी की कोई हवा नहीं है और अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। गौरतलब है कि पहले चरण के मतदान के लिए असम की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। He wants to be a PC Sarkar. Let him be a PC Sarkar. I don't mind. And that will be the fate of the country if he comes to power. तेलुगु देशम पार्टी के राजग से गठबंधन के बाद तेदेपा सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी पार्टी ने कुछ अलग काम नहीं किया है। हम पहले भी एनडीए के साथ थे और कुछ वैचारिक मतभेदों के चलते अलग हुए थे। चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि इस समय भारत को धर्मनिरपेक्ष राजनीति की जरूरत है और उनकी पार्टी धर्मनिरपेक्षता बनाए रखने के लिए शुरू से ही काम कर रही है। बीजेपी पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के सवाल पर जवाब देते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जब सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है तो उस पर चर्चा करना बनता ही नहीं। साथ ही साथ यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा नायडू ने कहा कि यूपीए सरकार में देश की जनता को सिर्फ भ्रष्टाचार और महंगाई मिली है जिससे जनता त्रस्त आ चुकी है। This country needs secular politics. Will carry everybody with us. Congress party destroyed this nation. Even Telangana after bifurcation there are problems. Either power problem, all problems are there. For all these things, we are working with the NDA. लोकसभा के चुनाव शुरू हो गए हैं और पार्टियां अपने अपने स्टार प्रचारकों को प्रचार के लिए उतारना शुरू कर दिया है। 10 तारीख को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए दिल्ली में स्टार प्रचारकों का जमावड़ा लगा हुआ है। फिल्म स्टार और बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी रमेश विघुड़ी के समर्थन के प्रचार करते हुए दिल्ली के जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की। गौरतलब है कि शत्रुघ्न सिन्हा बिहार के पटना साहिब से बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं और हाल ही में अपने विवादित बयान मुसलमानों को 30% आतंकियों को शरण देने वाले बयान देकर सुर्खियों में हैं। 272 नहीं
आप रमेश बिल्हुड़ी को वोट देते हैं, चाहे हर्षवर्धन जी को वोट देते हैं, तो आपका वोट अगर ये सरकार में आते हैं जिनके आने का आसार बहुत है, देश में हवा चली हुई ऐसे कि लगता है कि जैसे मैंने कहा 272 का क्या 300 से ज्यादा आंकड़ा कर सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि बीजेपी के घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करेगी। राजनाथ सिंह का कहना है कि भारत कृषि प्रधान देश है और बीजेपी के घोषणा पत्र में किसानों के मुद्दे को पहले स्थान दिया गया है। साथ ही साथ राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का किसी भी मुद्दे को पूरा नहीं किया है। बीजेपी की सरकार आते ही सबसे पहले भ्रष्टाचार समाप्त किया जाएगा। तो वहीं पार्टी के घोषणा पत्र जारी करते समय पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी मौजूद रहे। यह इलेक्शन मैनिफेस्टो हम लोगों के लिए एक संकल्प पत्र है, यानी जो कुछ भी हम लोगों ने इसमें कहा अक्षरशः अपनी सरकार बनने के बाद उसका हम लोग पालन करेंगे, क्योंकि मैं यह मानता हूं स्वतंत्र भारत में लंबे समय तक जिस राजनीतिक पार्टी की हुकूमत रही है उन लोगों ने भी इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किए, लेकिन इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो कुछ भी वादे देश की जनता के साथ किए गए वो वादे पूरे नहीं हुए। बीजेपी के घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए सीपीआई-एम के नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र पूरी तरह से खोखला और निराधार है। बीजेपी के घोषणा पत्र में राम मंदिर और धारा 370 का शामिल होना ही बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। बीजेपी आज भी अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर कायम है। तो वहीं येचुरी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने हमेशा ही देश को बांटने का काम किया है। The only thing on which there is some degree of substance in the manifesto, there are only two aspects. One is the pursuit of hardcore Hindutva agenda. The Ram Mandir, the Uniform Civil Code, the abrogation of Article 370, these are prominently featured. The second important point that emerges out of some substance is that they are going to vastly enlarge. गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी योगेंद्र यादव ने बड़े राजनीतिक दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ बड़े दल चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे की एक बड़ी राशि बांटने करने की योजना बना रहे हैं। गुड़गांव में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए योगेंद्र ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो यह पूरी चुनावी प्रक्रिया को मखौल बहुत बड़े अमाउंट का पैसा खर्च करने की, आखिरी दिनों में बहुत बड़ा पैसा बांटने की योजना बन चुकी है। वो 15 से 20 करोड़ रुपए के करीब है। तो हम चुनाव आयोग से अनुरोध करते हैं कि इस पे कड़ी से कड़ी निगाह रखे, नहीं तो अगर आखिरी 2-3 दिन में 15-20 करोड़ बंटते हैं तो पूरी चुनावी व्यवस्था का मजाक बन जाएगा। हमारी जानकारी में आई है कि शराब के क्रेट पहुंचने शुरू हो गए हैं। चुनाव आयोग से फिर अनुरोध करेंगे, जैसी दिल्ली में व्यवस्था की थी वैसी कुछ व्यवस्था। लोकसभा चुनाव पास आते ही नेताओं के विकास के कई दावे आपको सुनने को मिलेंगे, पर यह दावे अर्श से फर्श पर नहीं आ पाते। जनता जाग चुकी है और आपके वोटों की कीमत भी जान चुकी है। विकास के दावे तो हर कोई कर रहा है और विकास के नाम पर ही प्रत्याशी जनता के बीच जाना चाहते हैं। क्या कुछ कहते हैं बीजेपी के फरीदाबाद से प्रत्याशी करण पाल गुज्जर। उनसे बात की हमारी संवाददाता ज्योति शर्मा ने। इस वक्त मैं हूं फरीदाबाद में, जहां मैं बात करने जा रही हूं बीजेपी कैंडिडेट कृष्णपाल सिंह जी से और जानूंगी उनकी राय इस बार के 16वें लोकसभा इलेक्शन में उनकी राय क्या है। नहीं, विकास का मतलब है लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे रोड हों, रोजगार के साधन हो लोगों के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, अच्छी सीवरेज हो, अच्छे हॉस्पिटल हों, सारी विकास में है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा भी है, मोदी जी ने, कि इस बार हम विकास करेंगे गुड गवर्नेंस के साथ। बीजेपी का घोषणा पत्र आने में इतना समय क्यों लग रहा है? कि ये कहते हैं घोषणा पत्र चुनाव से पहले आ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जो करना चाहती है, जो उसका विजन है, वो बता भी दिया लोगों को। लिखित में आना है वो बात अलग है। जैसे अभी सभी हम लोग जानते हैं कि मोदी की लहर है, आप भी इस बात से सहमत हैं, तो सर आपको नहीं लगता मतलब कि मुस्लिम मतदाता भी इसमें सहमत है? आप देखिए, गुजरात में मोदी जी किसी जाति विशेष के चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी विकास के नाम पर लड़ रहे हैं। और विकास में जाति नहीं आती, विकास में पूरे देश के 36 बिरादरी के लोग, हर वर्ग के लोगों का विकास होता है। तो आज हमने बात की है कृष्णपाल सिंह जी से और जानी है उनकी राय कि वो क्या करना चाहते हैं, उनका क्या मेन मुद्दा है। तो और देखते हैं कि कौन सी पार्टी किस नतीजे पर जाती है। कैमरामैन अफजल के साथ मैं ज्योति शर्मा। सियासत में अपना पहचान बनाने के लिए हर कोई दौड़ लगा रहा है, कोई किस्मत के सहारे तो कोई एजेंडा के सहारे। सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं।
तो वहीं दिल्ली की सियासत से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाली आम आदमी पार्टी देश की राजनीति पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास में लगी हुई है। क्या कुछ कहते हैं फरीदाबाद से आपके प्रत्याशी पुरुषोत्तम डागर, उनसे बात की हमारे संवाददाता शाहनवाज मिर्जा ने। समय में हूँ फरीदाबाद में, जहां पर आप देख सकते हैं चुनाव की सरगर्मी अपने उच्च स्तर पर है। डागर जी, स्वागत है आपका न्यूज़ नाइट न्यूज़ में। जैसे डागर जी, आप इस बार लोकसभा के इलेक्शन में पहली बार खड़े हो रहे हैं, क्या कहना है आपका उस पार्टी के बारे में और जो उसकी विचारधारा है उसके बारे में? बाकी सारी पार्टियों को जनता ने बहुत बार मौके दिए हैं और इस बार उन्होंने मन बनाया इन सबको चेंज करने का। आम आदमी पार्टी पे विश्वास उन्होंने दिखाया है और वो लोग हमसे जुड़ रहे हैं। पुरुषोत्तम डागर जी की ज़बानी सुनना चाहूँगा, कितनी सीटें पा सकती है आम आदमी पार्टी इस लोकसभा में? 100+ पा सकती है। सर, आपको नहीं लगता जैसे कि जब दिल्ली विधानसभा का इलेक्शन हुआ था तो अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, दिल्ली की जनता ने उन्हें अपने कंधों पे बिठा लिया था, पर जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के हाथ के ऊपर अपना पंजा रख के और आगे बढ़े और 49 दिन के अंदर ही उन्होंने सरकार को गिर गई या गिरवा दिया गया, तो आपको नहीं लगता कि जनता के दिल में उनके प्रति एक खाई उभर चुकी है? कांग्रेस ने डायरेक्ट एलजी को समर्थन दिया था तो और हमने उसमें भी कंडीशंस डाली थी, हमने मुद्दों पे समर्थन लिया था और जिन मुद्दों पे हमने सरकार बनाई थी, कांग्रेस सरकार उन्हीं मुद्दों पे पीछे हट रही थी, जिसमें एक हमारा जन लोकपाल बिल का भी एक मुद्दा था। मेरे साथ देख रहे थे, ये थे पुरुषोत्तम डागर जी, 16वीं लोकसभा इलेक्शन के लिए फरीदाबाद से ये खड़े हुए हैं। पूरा विश्वास है कि ये जीत कर आएंगे और मोदी की लहर या राहुल का करिश्मा कोई असर नहीं करवाएगा अरविंद केजरीवाल के ऊपर। मेरे साथ कैमरा पर्सन अफजल के साथ शाहनवाज मिर्जा। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देश विदेश की सभी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाइट। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।